वेलकम बैक टू गाइज माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2011 के सीटेट एग्ज़ाम के सवालों को। यह आज हिंदी का सेट है, कल सीडीपी फिर ईवीएस करके पूरे 2011 के क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करवाया जाएगा। यह वीडियो रात 9 बजे प्रीमियर पे आएगी, तो आप लोग 9 बजे जाकर इसे ज़रूर देखें। और इन प्रश्नों को कराने का मकसद यह है कि आपको पैटर्न पता चले कि इस एग्ज़ाम में सीटेट एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं। अगर आप पैटर्न को पकड़ पाएंगे, उससे रूबरू होंगे, तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू किया जाए। हमारा पहला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? यानी उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? तो गाइज आप सबसे पहले ये समझ लें कि उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कि इसमें हम समस्या के कारणों का पता लगाते हैं और उसे दूर कर देते हैं। यानी आपने क्या जाना कि उपचारात्मक शिक्षण में हम समस्या को पहचानते हैं, सही कारण को जानते हैं और उसे दूर कर देते हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी समय और अवधि पर, बिल्कुल नहीं। समस्याओं को कारणों की पहचान कर, बिल्कुल। आप लोगों को अभी जस्ट बताया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, तो समस्याओं के कारणों को पहचानते हैं और फिर उसका समाधान कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ समस्या के कारणों को पहचानना सही तरीके से और उसका सॉल्यूशन यानी समाधान ढूंढना। बढ़ते हैं गाइस दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि? तो गाइस पहले इस सवाल को हम समझते हैं कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर बच्चे, तो हिंदीतर का मतलब क्या होता है? तो हिंदीतर का मतलब होता है वैसे बच्चे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो आप तो यहाँ पर समझ चुके हैं कि हिंदीतर का मतलब हुआ वैसे बच्चे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। अगर उन बच्चों को हिंदी सिखाई जाए तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा हमेशा सक्रिय होता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन दूसरे की ओर चले तो हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। तो ये सब निगेटिव वर्ड है, अरुचि वगैरह कुछ नहीं होती। ये कठिन भाषा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी भी विषय को आप कठिन, अरुचिकर ये सब नहीं मान सकते, क्योंकि बच्चों के लिए सब कुछ सीखना आसान होता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हिंदी और इसकी मातृभाषा की जो संरचना होती है उनमें अंतर होता है। यानी जो हिंदी होती है और उसकी अन्य जो मातृभाषा होती है, दोनों में संरचना का फ़र्क होता है, जिस वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कम से कम शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से क्या होता है? तो अगर गाइज हम लोग बात करें कहानी सुनाने से क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे पहला, बच्चे प्रसन्न होते हैं। तो बच्चे प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक शिक्षक के अनुसार, एक कैंडिडेट के अनुसार आप इस ऑप्शन को नहीं बना सकते। दूसरे, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कहानी सुनाने से बच्चे शांत ही बैठेंगे, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कहानी सुनाने से क्या होता है कि बच्चे कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं, नई नई सोच उनमें आने लगती है, वे नई तरीके से सोचते हैं, चिंतन करते हैं। यानी कहानी सुनाने का फ़ायदा क्या है कि बच्चे अपने परिधि से बाहर निकल आते हैं, वो कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। यानी कहानी से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति दोनों बढ़ती है। बढ़ते हैं गाइज हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यानी यहाँ एक बात पे गौर करना है कि सबसे बड़ी चुनौती की बात कर रहा है। तो भाषा सीखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बहुभाषी कक्षा के लिए शिक्षण की उचित रणनीतियाँ तय करना।
यानी बहुभाषी कक्षा की बात हो रही है। यानी ऐसी कक्षा जिस कक्षा में अलग अलग बोली, अलग अलग मातृभाषा वाले बच्चे हैं और उनको आपको एक साथ एक तरह से समावेशी शिक्षा देनी है। तो यह आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप बहुभाषी कक्षा में सही रणनीतियाँ बनाएं, क्योंकि अगर पढ़ाने के लिए सही रणनीति नहीं बनाएंगे तो बच्चों का विकास चतुर्मुखी यानी 360 डिग्री नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि बहुभाषी कक्षा के लिए जो रणनीति होनी चाहिए वो उत्तम होनी चाहिए। बढ़ते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें। तो गाइज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। बोलना कौशल का मतलब क्या है? तो आप पहले ये जान लें कि जो कौशल होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। और ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर बोलने की कौशल की बात करें, यानी आप बोलने के मामले में दक्ष हो गए हैं, निपुण हो गए हैं, इसका मतलब क्या है कि आप मधुर वाणी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। आप अलंकारिक यानी रोचकता वाले भाषा का प्रयोग करते? नहीं। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करते? बिल्कुल नहीं। बोलने के कौशल का मतलब है कि आप संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कहते हैं, यानी आप उन बातों को परिस्थिति के अनुसार ही कहते हैं जो उस परिस्थिति के लिए अच्छी है, तब बोलने का कौशल माना जाता है कि आप में डेवलप हो गया है। यानी बोलने के कौशल डेवलप करने से हमारा क्या मतलब है कि हम स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकते हैं। बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो जाहिर सी बात है गाइज, अगर बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना है भाषा प्रयोग को, क्योंकि बच्चे जितना भाषा प्रयोग करेंगे, अपनी मातृभाषा का उपयोग करेंगे, बच्चों के सीखने का अवसर ज़्यादा होगा। यानी अगर बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो हम बच्चों को भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक मौका देंगे ताकि वे अच्छे से सीख पाएँ। बाकी व्याकरण सिखाना ये सब गलत है, ठीक है ना। तो मेन ध्यान देना है कि प्रयोग का मौका देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रयोग का मौका देंगे बच्चों का विकास उतना तेज़ी से होगा। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर कौन भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी भाषण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो गाइज इस को बनाने के लिए, चूँकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो आप हाँ और नहीं दोनों पर ध्यान देंगे। अगर नहीं की बात है तो आप इसमें टैग वर्ड आपको दिख रहा होगा, कंठस्थ करना यानी याद करना। तो याद करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप लोगों को शुरू में ही बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, तो वर्णमाला को क्रम से याद करना, कंठस्थ याद करना, क्योंकि कंठस्थ करना, याद करना, परिभाषा देना, यह सब नकारात्मक शब्द है और जब भी ऑप्शन में आते हैं तो ये सारे शब्द गलत हो जाते हैं। तो अगर आप सवालों को हल कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और तब आगे बढ़ें। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले सवाल की ओर। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी होमवर्क की बात हो रही है। तो गृह कार्य देना अति आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र नहीं। गृह कार्य में अभिभावक यानी पेरेंट्स बिजी होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो गृह कार्य करते होता कैसे? तो आप भी शिक्षक के रूप में कभी ना कभी पढ़ाए होंगे। तो गृह कार्य देने का मकसद है कि बच्चों को गृह कार्य वैसे ही दिया जाता है जितनी उनकी क्षमता होती है। यानी अगर बच्चों को जोड़ घटाव आता है तो होमवर्क के रूप में भी उसे जोड़ घटाव ही दिया जाता है, ना कि गुना भाग। यानी गृह कार्य देने का मकसद क्या है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी बच्चों को होमवर्क देना है तो उनकी क्षमताओं के अनुसार ही देना है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अगला, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है? तो गाइज अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है अभिव्यक्त करना यानी बताना, यानी दूसरों तक अपनी बातें पहुंचाना। तो भाषा के अगर अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात करें तो यह 2 तरीके से होता है। एक भाषा के एक जो होता है वो होता है बोलकर और दूसरा होता है लिखकर। यानी हम बोलकर और लिखकर 2 तरीके से अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोलना और लिखना, क्योंकि हम इन दोनों तरीक़ों से अभिव्यक्त करते हैं, बातों को समझाते हैं। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में असत्य चुनना है।
तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो आते हैं, ठीक है, तो स्कूल, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, बच्चे जो होते हैं भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतंत्र रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है गाइस, चूँकि इसके 2 ऑप्शन कट गए हैं तो इस क्वेश्चन को रहने दिया जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा कौशल के संबंध में उचित क्या है? तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझाया गया था शुरू में ही कि जो भाषा के चारों कौशल होते हैं, जैसे पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, ये अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपको शुरू में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन, पाठ में चित्र क्यों दिए जाते हैं? तो पाठ में चित्र देने का मकसद क्या होता है? अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अमूर्त संकल्पना का मतलब वैसी संकल्पना जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। तो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान चित्रों का ही होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है, सिलेबस को, बुक्स को हमेशा एक साधन मानना है। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन एक बार हो चुका है कि कहानी सुनाने से क्या होता है? तो ऑप्शन डी, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला है, अगर बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो अपने अनुभवों को लिखना, यानी अगर हम अपने अनुभवों को लिख रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, यानी इस सवाल में आपको गलत चुनना है। इस बात का ध्यान रखें कि इस सवाल में आपको गलत चुनना है। तो जाहिर सी बात है गाइज कि अगर यहाँ पे व्याकरण के नियमों की बात आएगी तो वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण के नियम बच्चों से शीघ्रता से सीखना होगा। इससे भाषा के विकास का कोई मकसद नहीं है, यानी भाषा विकास व्याकरण शीघ्रता से सीखने पर डिपेंड नहीं करती है। गाइज इसके जो आगे का क्वेश्चन है वो पैसेज है, जिसको नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी देर में अपलोड किया जाएगा। वीडियो को देखते रहे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।